Good morning, students. In our previous class, we studied about the characteristics of living organisms, and today we are going to study diversity in the living world. So, first of all, let us understand the meaning of diversity. Diversity means different type of living organisms present on the earth surface. If we talk about the earth, there are variety of living organisms present, and according to the survey, the number of organisms which are present is between 1.7 to 1.8 million. Means this so much living organisms are present on the earth, and all these organisms, their number forms the biodiversity on the अर्थ. मीन्स कितनी तरह के और कितने जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर प्रेजेंट हैं, ये क्या फॉर्म करता है? बायोडाइवर्सिटी. अगर हम लिविंग वर्ल्ड की बात करें, इन द लिविंग वर्ल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर देयर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट ओनली प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस विच आर एग्जिस्टिंग वंस. हम सिर्फ एग्जिस्टिंग वंस की ही बात नहीं करते हैं जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं. जैसे जैसे हम किसी अनएक्सप्लोर्ड एरिया पर जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं. सो ऑल दीज एक्सप्लोर्ड एंड अनएक्सप्लोर्ड ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस forms the biodiversity. So we cannot study all these organisms इंडिविजुअली. इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर हम बायोलॉजी में स्टडी करना चाहेंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी देम इंडिविजुअली. सो व्हाट शुड बी डन? तो इसके लिए जो नेक्स्ट स्टेप आता है, दैट इज़ देयर शुड बी क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नाउ ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद द वर्ड क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़. जो है हम उनकी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटीज़ के हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में रख देते हैं. इसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन. सिंपली अगर हम एग्जाम्पल लें, हम नॉन लिविंग वर्ल्ड से एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज लॉट ऑफ बुक्स आर लाइंग ऑन द स्टडी टेबल, and if your parents asked you to arrange the books on the table, what will you do? You will arrange the books either depending upon their shape or their size or their language और द सब्जेक्ट. आप क्या कर सकते हैं, या तो शेप के अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग, या वो इंग्लिश की है या हिंदी की है या पंजाबी मीडियम है, या फिर हम क्या ले सकते हैं कि उसका सब्जेक्ट कौन सा है. और डिपेंडिंग अपॉन दीज क्राइटेरियाज वी कैन अरेंज द बुक्स इन डिफरेंट ग्रुप्स. तो इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी हम उनके शेप, साइज़, स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सब के हिसाब उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, एंड दिस ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन. नाउ before studying the classification, let us understand the word systematics. What is the meaning of systematics? It is a systematics is derived from the Latin word which is systema, और इसका मतलब है कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कर देते हैं, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ नोन एज सिस्टमैटिक्स. नाउ हु गेव दिस टर्म? Carl Linnaeus was a person and he wrote a book, and in the title of his book was Systema Nature, and in that book he used the word systematics, and this book was published in the year 1751. So this word for the first time was used for living organisms by Carl Linnaeus in 1751. Systematics is a branch of science that deals with the unique properties of species and groups to recognize, describe, name and arrange the diverse organisms. देखिए बेटा, साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं. That may be biology, that may be botany, that may be zoology, that may be biotechnology. इसी तरह से साइंस की एक ब्रांच है बायोलॉजी के अंदर ही जिसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स. और वो जो ब्रांच है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उनकी किस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको स्टडी करके उन्हें रिकॉग्नाइज करवाती है. फिर उनको एक नेम प्रोवाइड किया जाता है, एंड देन दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर अरेंज्ड इन अ सिस्टमैटिक वे. दिस इज़ नोन एज सिस्टमैटिक्स.
Now systematics, and it is an organized plan as I have told you. Then in 1961 one another biologist came named Simpson. He also used this word systematics and he defined it as study of diversity of organisms and all their comparative and evolutionary relationships based on comparative anatomy, physiology, biochemistry and ecology. अब देखिए बेटा, जब भी साइंस के अंदर कोई भी रिसर्च होती हैं, एक पर्सन ने, एक साइंटिस्ट ने रिसर्च की, उसके बाद नेक्स्ट अगर उसको स्टडी करता है वो उसमें कुछ एडिशन या डिलीशन करता है. सो इन 1751 कार्ल्स लिनस फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द वर्ड सिस्टमैटिक्स. देन लेटर ऑन इन 1961 सिम्पसन मॉडिफाइड दिस डेफिनेशन. उसने इस डेफिनेशन के अंदर कुछ और एडिशन कर दी. उसने क्या कहा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पर्टिकुलर ग्रुप्स में अरेंज करना. ये तो पहले के जैसे था सिस्टमैटिक्स की जो कार्ल्स लिनस ने डेफिनेशन दी, लेकिन इसने क्या ऐड किया कि उनका इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक भी हमने देखना है कि किस तरह से उनके एंसेस्टर्स थे और अब उनके अंदर क्या चेंजेस आए. तो उनके इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी उसने कंपेयर किया और उसके लिए उसने उनकी एनाटॉमी, अब दिस वर्ड इज़ नीड फॉर यू. एनाटॉमी का मतलब होता है उसके जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं, एनाटॉमी की स्टडी करना कि किस तरह से उसकी बॉडी जो है किस किस चीज़ से बनी हुई है. फिजियोलॉजी का मतलब है कि किस तरह से उसकी बॉडी वर्किंग करती है. बायोकेमिस्ट्री मीन्स विच टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स और केमिकल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ a living organism. And what is ecology? Ecology is the interaction of the living organism with its environment. इन सब को स्टडी करके फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज करना. दिस डेफिनेशन वॉज गिवन बाय सिम्पसन इन 1961. Now in your book one more word is given, that is taxonomy. Taxonomy and systematics both have similar meaning. In taxonomy also what we say, that living organisms are arranged, they are classified depending upon their characters. So these two words are interchangeably used by the biologist. अब देखिए बेटा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने सिस्टमैटिक्स में यानी कि एक प्रॉपर वे के अंदर अरेंज करना है. एंड हाउ कैन वी अरेंज? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई देम. हम उनको पहचानेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे. सो दिस इज़ नोन एज आइडेंटिफिकेशन. सो फर्स्ट वी विल फाइंड द करेक्ट नेम एंड देन द पोजीशन विल बी गिवन टू द ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग अपॉन द मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स. एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, इंटरनल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, इन दोनों को स्टडी करके फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पहचाना जाता है. एंड दिस इज़ नोन एज आइडेंटिफिकेशन. As and when the identification is over, living organisms are grouped in different categories और इसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन. तो हम कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन के अंदर ऑर्गेनिजम्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में रखेंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर कैरेक्टर्स, की उनके अंदर कौन से कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं. उसके अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स के अंदर रखा जाएगा. Now the question comes, what is the advantage of classification? देखो, need of classification तो हमने पढ़ा कि we are not able to study individuals at their particular level. हम एक एक ऑर्गेनिज्म को नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमने उन्हें पर्टिकुलर ग्रुप्स में रख दिया है ताकि हम जो हैं उन ग्रुप्स को स्टडी कर लें एंड वी कम टू नो अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो यहाँ पर जो है एडवांटेजेस की बात हो रही है. एक तो जो है उनको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है. सेकंड, जो निवली ऑर्गेनिजम्स जो जिनके बारे में हमें पता चलता है उनको उनके पर्टिकुलर ग्रुप्स में रख दिया जाता है. नेक्स्ट, with the help of this classification we can study about the fossils also. क्योंकि अभी हमने सिम्पसन की डेफिनेशन को पढ़ा. सिम्पसन ने क्या कहा कि ये इवोल्यूशन के बारे में भी बताता है. तो फॉसिल्स जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो अर्थ के अंडर बरी हो गए थे, उनके बारे में भी हमें क्लासिफिकेशन से पता चलता है. और इसके अलावा जो है इसका एक और बेनिफिट, इट बिकम्स ईजी टू नो द फीचर्स ऑफ होल ग्रुप बाय स्टडिंग वन और टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ द ग्रुप.
चलिए बेटा, इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ कैट. अब there are lot of cats present on the earth's surface and it is not easy to study each and every cat. तो हम क्या करते हैं, कुछ एक कैट्स 1 2 3 4 कैट्स की स्टडी कर ली जाती है, उनके कैरेक्टर्स को पढ़ लिया जाता है और फिर हमें जितनी भी कैट्स इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं उन सब के बारे में जो है हमें एक आइडिया मिल जाता है. अब इफ़ यू नो अबाउट अ कैट यू कैन टॉक इन जनरल अबाउट ऑल द कैट्स. तो आपको बार बार हर एक को नहीं पढ़ना पड़ता, उसके फीचर्स जो हैं वो आप 1 और 2 ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करके भी पता लगा लेते हैं. एंड दस these organisms then are categorized into different taxas. Now taxa means level. इन organisms को फिर हम अलग अलग levels पर रख देते हैं. nomenclature. देखिए बेटा, हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई करके उनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई भी कर लिया, अलग अलग ग्रुप्स में रख दिया. बट व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स. हमने ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में तो बांट दिया, लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है कि उनका नाम भी रखा जाए. एंड द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ नोन एज नॉमेनक्लेचर. इसका क्या है कि नॉमेनक्लेचर से क्या बेनिफिट होगा कि जो एक नेम होगा दैट विल बी नोन इन द होल वर्ल्ड. पूरे संसार में जो है वो से एक ही नाम से वो ऑर्गेनिज्म जाना जाता है, इसीलिए नॉमेनक्लेचर ज़रूरी है. अब देखिए बेटा, हम जनरली अगर एग्ज़ाम्पल लें तो हम कहेंगे कि हमने एक रोज़ प्लांट का एग्ज़ाम्पल लिया या हमने डोग का एग्ज़ाम्पल लिया या हम मैंगो का एग्ज़ाम्पल लेते हैं. तो यहाँ पर जो मैंगो है, मैंगो हिंदी में आम कहा जाता है, किसी और रीजनल लैंग्वेज में उसके और कई नाम होंगे. तो ये सब क्या हो गए, उसके कॉमन नेम्स हो गए. कॉमन नेम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज वर्नाक्यूलर नेम्स. और ये वर्नाक्यूलर नेम्स हर एक रीजनल लैंग्वेज में हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग नाम है, इन्हें हम कॉमन नेम्स या वर्नाक्यूलर नेम्स बोल सकते हैं. In this table, various common names are given for various animals. So you can read this. अब देखिए बेटा, कॉमन नेम्स हैं तो सही, व्हाट इज़ द नीड ऑफ साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म. हमें नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पड़ी. पहली बात तो नॉमेनक्लेचर है साइंटिफिक नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उनका साइंटिफिक नेम रखा जाए. तो इफ़ कॉमन नेम्स आर देयर, व्हाट इज़ द नीड ऑफ साइंटिफिक नेमिंग. क्योंकि कॉमन नेम हर एक रीजन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, सो देयर इज़ नीड ऑफ साइंटिफिक नेमिंग. नाउ एडवांटेजेस ऑफ कॉमन नेम्स. व्हाट आर द एडवांटेजेस. देखिए बेटा, कॉमन नेम्स हैं, उनके कुछ एडवांटेजेस तो हैं कि हम बहुत जल्दी उन नेम्स को लर्न कर लेते हैं. अपने चाइल्डहुड से, बचपन से हम उन नेम्स को सुनते आए होते हैं, सो इट इज़ ईजी फॉर अस ऑल्सो टू मेमोराइज द नेम्स. और दूसरी बात, दे आर बेस्ड ऑन द फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म. जैसे कौवा, हिंदी में कौवा बोलते हैं बिकॉज इसकी जो साउंड है ये काँव काँव करके बोलता है. तो यानी कि इसके कुछ फीचर्स के बेस्ड इसको जो है कॉमन नेम दिए गए हैं. बट दीज कॉमन नेम्स हैव सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि यहाँ पर जो है हम किसी भी कॉमन नेम में कोई उसका शेप साइज़ नहीं ध्यान रखते. हम सिंपली एक वर्ड यूज़ करते हैं माइक्रोब्स. अब माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं. यानी कि इनका अलग अलग नाम रखना ज़रूरी है. देन सेकेंड पॉइंट ये कहते हैं, एन ऑर्गेनिज्म मे हैव सेवरल नेम्स इन अ गिवन लैंग्वेज. यस, किसी भी लैंग्वेज में किसी भी ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे नाम हो सकते हैं और जो ये नेम्स हैं दे मे हैव सेवरल मीनिंग्स ऑल्सो. अब इफ़ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ मेज़. मेज़ मीन्स wheat एंड अदर grains इन USA. इफ़ वी टॉक इन इंडिया, मेज़ मीन्स मक्का, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो. बट इफ़ वी टॉक अबाउट USA तो वहाँ पर जितने भी जो इनके सीरियल क्रॉप्स हैं उनके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं मेज़. तो ये क्या रहेगा, इट विल क्रिएट अ कन्फ्यूजन. देन दे मे बी इनकरेक्ट ऑल्सो. फॉर एग्ज़ाम्पल जेलीफिश.
अगर हम जेलीफिश का एग्जाम्पल लेते हैं या हम सिल्वर फिश का एग्जाम्पल लेते हैं, अब नाम सुन के व्हाट यू विल से कि सिल्वर फिश एक फ़िश है, बट इट इज़ टोटली रॉन्ग। सिल्वर फिश इज़ नॉट अ फिश, इट इज़ एन आर्थ्रोपॉड। आर्थ्रोपॉड मीन्स इंसेक्ट, यानी सिल्वर फिश एक फ़िश ना हो करके क्या है, इट इज़ एन इंसेक्ट। तो यहाँ पर जो कॉमन नेम है दे मे क्रिएट कन्फ्यूजन ऑल्सो, सो देयर इज़ नीड ऑफ साइंटिफिक नेम्स। और लास्ट पॉइंट दैट कि जो कॉमन नेम्स हैं दे आर नॉट यूज़फुल फॉर साइंटिफिक स्टडीज़। देखिए बेटा, इफ़ अ पर्सन इन इंडिया इज़ डूइंग सम रिसर्च ऑन एन ऑर्गेनिज्म, और वहाँ पर अगर वो अपनी कॉमन लैंग्वेज में जो अपने कॉमन नेम के अकॉर्डिंग उस ऑर्गेनिज्म पे रिसर्च करता है, और फिर अगर वो अपने व्यूज़ को शेयर करना चाहता है विद द साइंटिस्ट ऑफ अनदर कंट्री, हाउ दैट पर्सन विल शेयर द व्यूज़ इफ़ द नेम्स आर नॉट गिवन साइंटिफिक नेम्स। अगर वो बताएगा कि मैंने बिल्ली के बारे में ये रिसर्च की है, नाउ द पर्सन लिविंग एट अमेरिका डज नॉट नो अबाउट दैट बिल्ली या और कैट मे बी ना जानता हो, सो व्हाट इज़ नेसेसरी that scientific names should be given to the organism so that they can be identified at any places. So there is need of scientific names. They are acceptable in every part of the world and assigned or agreed principles and criteria. जब भी हम साइंटिफिक नेम रखते हैं तो हम कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरियाज बेसिस बनाते हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखने के लिए। और देखिए बेटा, जो भी साइंटिफिक नेम है, इफ़ यू टॉक अबाउट, इफ़ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ पी, हम पी की ही बात करेंगे बिकॉज इन 10th यू हैव स्टडीड अबाउट मेंडल। मेंडल ने पी प्लांट लिया था और उसमें साइंटिफिक नेम उसका है पी का पाइसम सटाइवम। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो ये साइंटिफिक नेम है इसमें 2 वर्ड्स हैं, पाइसम एंड सटाइवम। दिस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ पी। Here I have just said 2 words, paisum and sativum, and that's why these names are called as these names are identified as binomial nomenclature. Bi means 2. यहाँ पर किसी भी साइंटिफिक नेम के पास 2 वर्ड्स होंगे। एक वर्ड जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट वर्ड विल रिप्रेजेंट जीनस एंड द सेकेंड वर्ड विल रिप्रेजेंट स्पीशीज़। फॉर एग्जांपल पी, scientific name is Paisum sativum. So Paisum is the genus of that plant and sativum is the species of that plant. So binomial nomenclature was given by Carl Linnaeus in 1751 and he named all the organisms which he was familiar about them. उसने साइंटिफिक नेम दिया और उसने अपनी एक बुक पब्लिश की उसने, और उस बुक का नाम था सिस्टमा नेचर इन 1758 एंड इन दैट बुक ही रॉट सम ऑफ द बाइनोमियल नेम्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स।